हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल अगेन। सभी दाजों को प्रणाम और छोटे भाइयों को राम राम। अब हम हाजिर हैं आपके सामने हिमालयन 450 या 452 वेल नोन के साथ में। इस बाइक के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, तो कोई भी घिसी पिटी बात नहीं होने वाली भाई। सिंपल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। यूजर एक्सपीरियंस की बात करने वाला हूं मैं कि भाई इस बाइक में क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या क्या बुरी चीज़ें जो मेरे को एज अ यूज़र चलाते टाइम, एज अ राइडर यूज़ करते टाइम या राइड करते टाइम आई सामने प्रॉब्लम्स, या फिर जो मेरे को अच्छी लगी। अब कुछ बातें जैसा मैंने बोला कि यार माइलेज कितना है, ये वो नहीं, इन सब के बारे में बात नहीं करते। सिंपल बताया तो भाई माइलेज 30+ का माइलेज बहुत आसानी से देती है बाइक। आप चाहे कितना भी रिजिडली इसको चलाओ, आपको इतना माइलेज मिलेगा। पहला इंडियंस का जो पहला सवाल होता है सॉल्व हो गया, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम वाइब्रेशन की। तो जिसकी हम सबसे ज्यादा, मैं सीधा सीधा वो पॉइंट लूंगा भाई जिसके बारे में आप वीडियो के एंड तक का वेट ना करो, लेकिन वीडियो पूरा देखना और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो भाई। वीडियो पसंद नहीं आएगा, घटिया होगा ना, आप दिल से उसे अनसब्सक्राइब करके जाओगे, लेकिन अगर सब्सक्राइब करना भूल गए तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है यार। तो अभी सब्सक्राइब कर दो, वीडियो आगे चलता रहेगा, ठीक है। कर दिया ना, ठीक है भाई। तो सबसे पहला इशू टैकल करते हैं हम भाई, बात करते हैं वाइब्रेशंस की। तो हाँ, वाइब्रेशंस जो बाइक में है वो है, इतनी वाइब्रेशन किसी भी एक स्पोर्ट्स बाइक में, सॉरी एक एडवेंचर बाइक में होंगी, और वो भी बाइक के गियर रेशियो की वजह से है, क्योंकि आपको हमेशा ना पावर ऑन डिमांड होना बहुत जरूरी है एक एडवेंचर बाइक में। और अगेन हम इसको एडवेंचर बाइक तो है, लेकिन हम इसे टूरर बाइक की तरह भी यूज करते हैं। तो कई बारी जब आप लो गियर में रहते हो तो वो टॉर्कीनेस महसूस होती है, तो वो वाइब्रेशन नहीं है एक्चुअली, वो इंजन की टॉर्कीनेस है जिसकी हम बात करते हैं। रही बात वाइब्रेशंस की, तो जैसे अगर आप अभी देखोगे, अभी मैं आपको क्लोजअप में दिखाऊंगा कि मैंने फुट पैक्स में से रबर निकाल रखे हैं। तो अगर आपको ज्यादा वाइब्रेशंस लगते हैं तो भाई अपने फुट पैक्स के रबर मत निकालो, उनको लगे रहने दो। अदरवाइज आप फुट पैक के रबर निकाल सकते हो। फुट पैक के रबर इसलिए निकाले जाते हैं ताकि जो आपके बूट में अच्छे से ग्रिप कर ले और आपको ऑफ रोडिंग के टाइम पे अच्छी ग्रिप मिले, तो वो इस वजह से। तो अगर ऑनेस्टली बताऊं, कोई ऐसी खास वाइब्रेशन नहीं है, वो इंजन की टॉकीनेस है। आप छठे गियर में हो गए, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं फील होगा। और अगेन जब भी आप रेव कर रहे हो तो वो चीज फील नहीं होती, तब आपको पता चलेगा कि वो टेस्टोस्टेरोन है बाइक का एक्चुअली में, जो इतना बूस्टी होता है, वो वाइब्रेशन नहीं है, ठीक है। दूसरा एक नेगेटिव पॉइंट की बात करते हैं, हेडलाइट। अगेन जैसा मैंने बोला, सुपर मीटियोर वाली हेडलाइट है भाई। हाथ जोड़ रखे मैंने कंपनी को, और कंपनी ने इसको ले रखा है ईगो पे कि नहीं बदलेंगे, हर बाइक में यही हेडलाइट दे रहे हैं। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। दूसरा, अगर आप इस बाइक को लेते हो, स्पेशली हिमालयन 450, आपको इसके हेडलाइट को हल्का सा नीचे टिल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी लाइट जो है ना सीधा बिल्कुल ऊपर जाती है। इनफैक्ट हाई बीम की बात करो तो वो तो सीधा आसमान में ही जा रही है। तो आपको इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके नीचे कर लेना जरूरी है। इसके हेडलाइट को नीचे करोगे तो अच्छा फोकस देगी आपको, करेंटली से तो बहुत अच्छा फोकस देगी, बट स्टिल इट इज नॉट गुड इनफ। तो आपको इसमें ऑक्सिलरी लाइट्स लगवाना जरूरी है, जैसे मैंने इसमें लगवाई थी। तो वन ऑफ द फर्स्ट एक्सेसरीज जो मैंने इसमें लगवाई थी वो ऑक्सिलरी लाइट थी, क्योंकि वो मस्ट हैव है। दूसरी बात करते हैं कंसोल की। कंसोल के सारे फीचर्स की बात नहीं करता, जो एक बहुत अच्छा फीचर आया कंसोल में वो है जीपीएस नेविगेशन। फोन बंद करोगे तो भी वो आपको जो है काम करता है, वो साइड में नेविगेशन देता है। तो अगर आपको थोड़ी नेविगेशन स्किल्स हैं अच्छी, तो आप अपने फोन को लॉक कर सकते हो, जरूरी नहीं है स्क्रीन गर्म करो, वो साइड में छोटी सी क्लॉक में चलता रहता है। लेकिन हाईवेज के लिए इसका नेविगेशन अच्छा है, सिटीज के लिए नहीं है भाई, लैग करता है, फोन गर्म हो जाता है तो वो लैग करता है। आप इधर के उधर सिटीज के अंदर मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, आप मोबाइल होल्डर लगाओ और उसे यूज करो, वरना फिर भटकते रह जाओगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हाँ, अच्छा है लेकिन बहुत ज्यादा प्रिसाइज नहीं है, तो वो उसमें एक कंप्लेंट मेरी है, वो लैग कर रहा है। अगेन सिटीज के लिए ठीक है, हाईवेज के लिए बेस्ट है। आपको मैंने, जैसे आप देख सकते हो, मैंने फोन माउंट नहीं लगवाया है, तो मेरा काम चल रहा है, क्योंकि मैं कर लेता हूँ ठीक ठाक, जीपीएस की अंडरस्टैंडिंग है मेरे को इतनी, तो मेरा काम चल जा रहा है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा प्रिसाइजली यूज करना नहीं जानते जीपीएस और लैग का डर है, सिटीज के अंदर जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो भाई आप एडिशनल फोन होल्डर लगा लो, वो ज्यादा बेटर है। इस पे पूरी तरीके से आप रिलाय मत करना, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम इसके सस्पेंशन की, जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है भाई। बहुत स्मूथ सस्पेंशन है। जब मैंने लास्ट ईयर इसमें गोवा में हमने इसकी टेस्ट राइड करी थी, तो मैं तब से ही फैन हो गया था। बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये ऑफ रोड में निकलती है, मतलब आपको नॉर्मल तो पता ही नहीं चलेगा, स्पीड ब्रेकर्स भी इवन आपको नहीं पता चलेंगे। अगेन बाइक की पावर इतनी है, हल्का सा थ्रॉटल जैसे ही आपका फर्स्ट व्हील टच करता है ना, हमको एक ग्लाइड करेगी, ये लैंड भी कर जाएगी, दोनों टायर हवा में आएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, इतने स्मूथली इसके सस्पेंशन लैंड करते हैं। तो ये बाइक का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तीसरी बात अगर बात करें तो हैंडल बार मैंने चेंज करवाया, जैसा आप देख सकते हो, ये आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल का हैंडल बार लगवाया हमने।
हैंडल बार राइजर्स लगवाए थे पहले हम लोगों ने जाना के, उसमें प्रॉब्लम आई थी तो क्या उसकी रिपिट घिस जा रही थी और वो फिर लैग कर रहा था, हैंडल टिल्ट हो रहा था, तो हमने वो चेंज करवाए और मैंने डायरेक्टली आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल का लगवाया। तो इसमें आप देख सकते हो इसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा है स्टॉक से और इसकी हैंड रेंज बढ़ जाती है, तो आपको इसमें एडिशनली हैंडल बार राइजर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये आपको चेंज करा लेना चाहिए। दूसरा, बहुत ज़्यादा वीडियोस में देखने को नहीं मिला है लेकिन बहुत बड़ा इशू है हैंडल का, हैंडल डिसलोकेट हो जाता है। टी बेंड होना तो अलग कहानी है, वो तो हो ही रहा है भाई ऑफ रोडिंग में, लेकिन हैंडल डिसलोकेट भी हो जा रहा है। मतलब अगर हैंडल ऐसा है तो या तो ऐसे या ऐसे हो जाएगा जिस डायरेक्शन में आपकी बाइक गिर रही है, क्योंकि सेंटर में अंदर रबर रिपिड है, तो आप पुश करोगे जैसे साइकिल का पहले हम ऐसे बैठ के यूँ उसको सही करते थे ना हैंडल बार को ऐसे घुमा के, तो इसमें आपको बस खड़े होकर इसको दूसरी तरफ पुश करना है, वो एडजस्ट हो जाएगा। ये बात मुझे 1000 किलोमीटर वापस आने के बाद जब मैं यहाँ पहुँच गया था उसके बाद पता चली है, तो ये आपको बता रहा हूँ भाई, आपका टाइम और दोनों प्रॉब्लम बच जाएगी। तो हैंडल बार में ये प्रॉब्लम है कि यहाँ डिसलोकेट बहुत इजीली हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, एक अच्छी चीज़ नहीं है। इसके अलावा अगर और किसी चीज़ की बात करी जाए जो इसमें आपको प्रॉब्लम दे सकती है, वो है इंजन हीटिंग। इंजन हीटिंग जैसा मैं बोलता हूँ भाई, इंडिया के अंदर तो इंजन हीटिंग तो होगी, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा है क्योंकि आपके पाँव क्लोज है इंजन के और हवा डायरेक्टली आती है। तो माय रिकमेंडेशन, अगर आपको 10-15 मिनट से ज़्यादा बाइक चलानी है, या तो थोड़ी सी मोटी जीन्स या फिर राइडिंग पैंट के साथ ही इस बाइक के साथ निकले, अदरवाइज़ आप बेमतलब में उस बेचारे को गालियाँ दोगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको ही थोड़ा बहुत बाइक के हिसाब से मोल्ड होना पड़ेगा हीटिंग इशू से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं। पाँचवीं चीज़, ट्यूबलेस टायर्स होने चाहिए थे भाई, ट्यूबलेस टायर्स नहीं है। रिम की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, 2-3 लोगों के रिम बेंड हो चुके हैं ऑलरेडी, तो इस वजह से क्या है ना कि अगर आप इसको ट्यूबलेस करवा भी ले रहे हो, बहुत सारे लोग करवा रहे हैं, तो अगर आपका रिम बेंड हो गया कहीं पे, अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो स्पेशली, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। तो उस पर अभी होल्ड करना, अगर आप ऑफ रोडिंग करते हो तो, या फिर कोई ऐसी जगह प्लान कर रहे हो, वेट और या फिर अंदर उसमें ट्यूब डालो और उसको ट्यूबलेस कराने के बाद अंदर ट्यूब भी डालो सेफर साइड के लिए, तो वहाँ पर आप बच जाओगे। अदरवाइज वो प्रॉब्लम है अभी आज की डेट में। हैंडल बार चेंज करने के बाद जो वाइब्रेशंस थे मिरर के, वो ऑलमोस्ट ना के बराबर हो चुके, तो मिरर में साफ दिखाई दे रहा है। ये बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट करी थी कि मिरर्स में कुछ नहीं दिख रहा है या फिर सेटल या एडजस्ट नहीं हो रहे, तो हैंडल बार चेंज कराने के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि पहले सेटल करते टाइम ये मिरर जो है हाथ में टकरा रहे थे जो स्टॉक हैंडल बार से, अभी ये टकराते नहीं है, अभी आप इजीली इस पर सेटल कर सकते हो, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इसके अलावा अगेन पहली लाइन जो मेरे को बोलनी चाहिए थी, जो मैं फिर बता रहा हूँ, दिस इज नॉट अ बिगनर्स बाइक। आपको बाइक की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप पहली बाइक खरीद रहे हो और ये खरीद रहे हो भाई, बहुत परेशान हो सकते हो अगर आप जल्दी बाइक के साथ अडाप्ट नहीं करोगे तो, क्योंकि इसका गियर रेशियो बहुत क्विक है। क्विक इन द सेंस कि ट्रैफिक में अगर आप लेके जाते हो, नॉर्मली आप 20 की स्पीड में थर्ड गियर लगा सकते हो, लेकिन इसमें आप 25-27 से नीचे अगर थर्ड गियर डालोगे तो इंजन में लैग आना शुरू होगा। तो इट्स बेटर आप बार बार गियर शिफ्ट ना करके आप सेकंड गियर में या थर्ड गियर में थोड़ा लंबा चलो। उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए कि भाई आप उस टॉर्क को कंट्रोल कर पाओ। इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये बिगनर्स बाइक इस वजह से नहीं है, क्योंकि वो टॉकीनेस हैंडल करने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आप उसे हैंडल कर पाओगे। और जो लोग वाइब्रेशंस की बात करें, अगेन इससे पहले आप कौन सी बाइक चला के आए हो वो मैटर करता है। ये बिल्कुल अलग बाइक है। जितनी बाइक्स आपने पहले चलाई होंगी या तो वो क्रूज़र होगी या फिर वो सिटी क्रूज़र होगी, एक तरीके से ये एडवेंचर टूरर बाइक है। और इस कैटेगरी में 300 से 400 सीसी के अंदर में ज़्यादातर जितनी भी बाइक्स हैं, वन ऑफ द बेस्ट इंजन एंड रिफाइंड इंजन मैं ये बोल सकता हूँ बहुत आसानी से। इसमें कोई गलत चीज़ नहीं हो सकती। अगर कोई डिसएग्री करता है तो प्लीज़ कमेंट में बताना और कोई अच्छा ऑप्शन बता देना मेरे को। 450 सीसी इंजन 3.5 लाख के अंदर में मैं बिल्कुल अगले दिन इसको दे के वो लेने को तैयार हूँ, अगर आप बता सकते हो कि इस रेंज में ऐसा कुछ मिल सकता है, इतना रिफाइंड और बढ़िया मिल सकता है। बात करें ब्रेकिंग की, तो ब्रेकिंग अच्छी है। अगर मैं नॉर्मल इस पर्टिकुलर बाइक की बात करूँ तो ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, ब्रेकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा पंच मेरे को सुपर मीटियोर के कंपैरिजन में हल्का लगा, लेकिन अपने आप में गुड इनफ है। टॉप स्पीड की बात करूँ तो मैं पर्सनली इसको 160 के अराउंड लेके जा चुका हूँ। बाइक बहुत अच्छी बैलेंस है और आपको 150-160 में भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार क्या हो रहा है, ये नहीं। शी इज़ वेरी स्टेबल, डैम टू दी पॉइंट, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी अगेन एक बहुत अच्छी बात जो मेंशन करना भूल गया, बाइक की बैलेंसिंग बहुत अच्छी बैलेंसिंग है। अगर आप एक एवरेज राइडर हो, शी विल सपोर्ट यू। एक अच्छा राइडर बनने में बाइक इधर उधर भागती नहीं है, बहुत प्यारे तरीके से हैंडल करती है उस चीज़ को। तो ये एक बहुत एडवांटेज है इस बाइक के साथ कि हाँ, ये आपको सपोर्ट करेगी राइड करते टाइम। टैंक इसका 17 लीटर का है, 450 किलोमीटर की आपको वन टाइम गो रेंज मिलती है, तो क्रूजिंग ऑफ रोडिंग दोनों के लिए बिल्कुल बढ़िया बाइक है। इसके अलावा कुछ और बातें जो मैं बताना चाहूँ तो मुझे लगता नहीं, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने इसमें कवर कर ली है।
हाँ, हैंडल बार RH पुलिंग एक नया टर्म सुनोगे आप जब ये बाइक खरीद लोगे, तो ऐसे तो सुनने को नहीं मिलेगा। RH पुलिंग मीन्स राइट हैंड पुलिंग। ये बाइक 30-40 किलोमीटर की स्पीड में राइट को भागती है। आपको ये परेशान नहीं करेगी, आप दोनों हाथ छोड़ोगे तभी वो चीज़ होगी। कंपनी ने इसको नाम दे दिया RH पुलिंग, तो कंपनी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि ये प्रॉब्लम हो रही है। वो इसलिए बताते हैं क्योंकि इसका एक जो है स्प्रिंग सस्पेंशन है और दूसरा टेलीस्कोपिक है, तो इस वजह से, क्योंकि वो ऑफ रोडिंग के लिए इतने सॉफ्ट बनाए गए हैं, तो बताते हैं कि उसे अब जो भी रीज़न है भाई, लेकिन वो प्रॉब्लम है, कंपनी एक्सेप्ट कर रही है उसे बहुत शाणे तरीके से कि भाई RH पुलिंग हो रही है, मतलब भाग रही है भाई एक साइड को बाइक, वो दिक्कत अभी भी है। तो ये एक प्रॉब्लम है बाइक में। इसके अलावा अगर छोटी मोटी चीज़ें देखो आप इग्नोर कर दो, तो किसी भी रिलेशनशिप को अगर आपको चलाना है तो कुछ उसकी कमी एक्सेप्ट करनी पड़ती है और अच्छी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो ये भी एक रिलेशनशिप ही है जहाँ पर एक दूसरे के साथ हम एडजस्ट कर रहे हैं और अभी तक का एडजस्टमेंट बहुत अच्छा जा रहा है। और अगर आप लोगों को कोई चीज़ जाननी हो या आप लोगों को कोई ऐसी चीज़ पता हो इसके बारे में जो मुझे नहीं पता या आपको लगता है मैंने मिस कर दी, तो उसको कमेंट में मेंशन करना बिल्कुल मत भूलना। और बहुत ही जल्द मिलते हैं हम आपके साथ एक और दूसरे कंपैरिजन वीडियो में, जिसमें हम सुपर मीटियोर और हिमालयन दोनों को साथ में लेकर आएंगे और वो बहुत अमेजिंग एक कंपैरिजन, और नॉट कंपैरिजन ऑनेस्टली बताऊं तो वो भी एक ओनरशिप रिव्यू होगा एक तरीके से। वो जानने और देखने में आपको बहुत मजा आएगा। तो अभी चैनल को फिर से भूल गए तो सब्सक्राइब कर दो। बहुत जल्द मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।